हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग मीन्स कोठारी आयोग की। इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये कोठारी आयोग है, तो इससे सीटेट में और जो अदर टीचिंग एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो भी हमारे बीएड या डीएलएड के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके लिए सीटेट के लिए और बीएड के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी मैं पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप सिंपली टेलीग्राम ग्रुप में जाके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल आपको सर्च करना है सीटेट सॉल्यूशनिस्ट, जो भी मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से वहाँ पे चैनल है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसके पीडीएफ नोट्स और जितने मेरे प्रीवियस वीडियो हैं उनके पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए कोठारी आयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, तो बहुत देर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको हम देखते हैं। देखिए भारत में शिक्षा के आधुनिकीकरण और मानकीकरण के लिए भारत में स्थापित किया गया पहला आयोग था। मीन्स उसका आधुनिकीकरण मीन्स मॉडर्नाइजेशन और मानकीकरण मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा पहला आयोग था वो क्या था? कोठारी आयोग ही था। देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। डॉक्टर ये ऐसे डीएस कोठारी भी, उन्हें डीएस कोठारी भी बोला जाता है। ये उस समय क्या थे? तत्कालीन यूजीसी अध्यक्ष, उसमें के यूजीसी मीन्स विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के ये अध्यक्ष थे। तो ये पूछा जा सकता है कि जब उन्होंने मतलब ये कोठारी आयोग बना था उसमें दौलत सिंह कोठारी क्या थे, मीन्स कौन से पद पे थे? ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए कि तत्कालीन वो क्या थे? यूजीसी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये डीएस कोठारी हैं, एक साइंटिस्ट थे और इनके सम्मान में ही फेलोशिप दी जाती है पोस्ट डॉक्टर फेलो में। ठीक है, जो पीएचडी के बाद होती है पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, तो उसमें इनके लिए फेलोशिप दी जाती है इनके नाम से। अब देखिए फिर क्या है, तो इसके जो सचिव थे वो थे श्री जेपी नाइक। जनरली वैसे अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, बट फिर भी आपको सचिव के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए इसके समूह सदस्य कितने थे? समूह सदस्य कितने? 17। 11 इसमें भारतीय थे और 6 विदेशी थे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ से आयोग का गठन। तो देखिए ये पता होना चाहिए आपको, आयोग का गठन कब हुआ था? तो आयोग का गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 में। आयोग का गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1964 में हुआ था। और 29 जून 1966 को देश के शिक्षा मंत्री, उसमें शिक्षा मंत्री से एमसी शर्मा को रिपोर्ट सौंपी गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के नाम पर कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मीन क्या है, 14 जुलाई 1964 को आयोग का गठन हुआ था और 29 जून 1966 को उन्होंने रिपोर्ट जो थी पूरी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की वो पूरी रिपोर्ट सौंप दी थी शिक्षा मंत्री को। तो इसमें पूरा 2 वर्ष का समय लगा था और इसे अनूठा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी पूछा जाए कि किस आयोग को अनूठा आयोग के नाम से जाना जाता है, तो क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग मीन्स कोठारी आयोग को अनूठा आयोग भी कहा जाता है। अब देखिए इसके कुछ टास्क फोर्सेस थे, मीन्स कार्य समूह थे। इसके देखिए टास्क फोर्सेस क्या क्या थे। टास्क फोर्सेस देखिए क्यों बने थे? मीन्स अलग अलग फील्ड में, जैसे विद्यालय शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, विश्वविद्यालय शिक्षा, कृषि शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा, इस टाइप से जो हमारे थे उनके लिए डेवलपमेंट के बारे में, उनके बारे में कार्य करने के लिए कार्य समूह गए थे। ठीक है, कि उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे या क्या क्या उनमें परिवर्तन होनी चाहिए, किस तरह से वो विकसित होंगे या किस तरह से उनमें कुछ परिवर्तन होगा, कुछ अच्छा चेंज होगा। तो देखिए क्या कहते हैं, विद्यालय शिक्षा के संबंध में, तकनीकी शिक्षा के संबंध में, व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में, उच्च शिक्षा के संबंध में और कृषि शिक्षा के संबंध में। ठीक है, फिर देखिए आप इसको लिख सकते हैं विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संबंधी, शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, स्त्री शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, इसके इन क्षेत्रों में उन्होंने काम किए थे। अब देखिए आगे, अब जो भी इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे, सारा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये कोठारी आयोग के बारे में, बहुत पेज है इसमें, तो हम सारे नहीं करेंगे डिस्कस। आप बाकी बुक से ही पढ़ सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे नोट्स में मैंने पूरा कवर किया है। तो देखिए आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र, तो उद्देश्य और कार्य क्षेत्र देखिए इसके क्या क्या है। भारत सरकार ने आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य के संदर्भ में घोषणा की कि आयोग भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उसके सभी स्तरों एवं पक्षों के संबंध में सामान्य सिद्धांतों और नीतियों के शीर्ष में सुझाव देगा। ठीक है, आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि जो भी हमारे शिक्षा संबंधी जितने भी सामान्य सिद्धांत है और नीति हैं उनके बारे में वो सुझाव देगा कि किस तरह से हम बेटर एजुकेशन दे सकते हैं अपने देश के बच्चों को, जिससे कि हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हो और कुछ अच्छा उसमें चेंज हो।
इसी उद्देश्य को आयोग ने अपने प्रतिवेदन में व्यक्त किया है। देखिए क्या क्या कहा है उसने। यह आयोग सरकार को शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमानों एवं शिक्षा के हर क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर विचार करने एवं अपनी सलाह सरकार को देने के लिए गठित किया गया है। तो आयोग की स्थापना इसीलिए की गई थी कि जो भी हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है वो उसको ऊंचा उठाया जा सके, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सिंपल से यही है। अब देखिए इस उद्देश्य की दृष्टि से आयोग का कार्य क्षेत्र पूरे देश की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कर उसमें सुधार के लिए सुझाव देना था। बिल्कुल मिला के हमारे क्या जो देश की शिक्षा थी उसमें सुधार करना था। उसके लिए कार्य क्षेत्र को और अधिक रूप से स्पष्ट इस प्रकार समझाया जा सकता है। देखिए क्या है, तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना, ठीक है, उसके प्रति व्याप्त उसके कारणों का पता लगाना, उसमें सुधार के लिए सुझाव देना कि उसमें क्या क्या कमियां थी इसके बारे में उन्हें पता करना था। पूरे देश के लिए आयोजन शिक्षा के आयोजन और प्रशासन संबंधी नीति तत्व सुनिश्चित करना और इस संबंध में सरकार को सुझाव देना। तो देखिए सरकार को सुझाव भी देना है किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल आप इसको देख सकते हैं, हर जगह आपको यही मिलेगा इसमें। पूरे देश में किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार की शिक्षा के प्रसार है गुणात्मक सुधार में क्या है, गुणात्मक सुधार करना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है, उपायों की खोज करना और इस संबंध में सरकार को सुझाव देना। तो सरकार को सुझाव देने के लिए ये गठित की गई थी। हम देखिए आयोग का प्रतिवेदन। तो देखिए आयोग का प्रतिवेदन क्या था। तो आयोग का प्रतिवेदन है इसको आप पढ़ सकते हैं, वैसे आसानी से, और जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सिर्फ उनको ही डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको सीटेट से पूछा जा सकता है। बाकी ये पूछा जाएगा तो आपके बीएड एग्जाम से पूछा जा सकता है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम से। तो आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको नोट्स में पूरा अवेलेबल हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे इसको। देखिए जो हमारा प्रतिवेदन गया था सरकार के पास, जो सरकार को सौंपा गया था, शिक्षा मंत्री को सौंपा गया था, उसमें जो प्रतिवेदन किस तरह से सौंपा गया था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। तो आपको ये नाम पूछा जा सकता है सीटेट के एग्जाम में या किसी भी टीचिंग के एग्जाम में, ये जो उसका प्रतिवेदन का जो शीर्षक था वो क्या था। तो क्या है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। तो शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति के नाम से जो कोठारी आयोग का जो प्रतिवेदन सरकार को सौंपा गया था, मीन्स एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो आपको पूछा जा सकता है इसमें कितने थे, 692 पृष्ठ से। ठीक है, फिर 3 खंड है इसमें, प्रथम खंड में 6 हैं, द्वितीय में 11 हैं और तृतीय खंड में 2 अध्याय हैं। तो इस तरह से हैं, आप इनको सारा पढ़ सकते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे शिक्षा में राष्ट्रीय प्रगति, कुछ खास चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव। तो ये देखिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव क्या है। अब देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था, कोठारी आयोग, तो उसमें एक बात कही गई थी। क्या बात कही गई थी, देखिए देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो ये सबसे ये पूछा जा सकता है आपको, प्रतिवेदन का शुभारंभ इस वाक्य से किया है। ठीक है, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो ये भी उससे आपसे पूछा जा सकता है। आयोग के प्रतिवेदन के संबंध में दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि इसमें शिक्षा की समस्या का विवेचन समग्र रूप से किया गया। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या आती है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कोठारी आयोग भारत का पहला ऐसा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे। अभी ठोस सुझाव क्या थे, देखिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस आयोग के बारे में। देखिए क्या है, उत्पादकता में वृद्धि, मीन्स प्रोडक्टिविटी में हमारी वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता में वृद्धि। अब देखिए सामाजिक और राष्ट्रीय एकता आप समझ सकते हैं, इसकी वृद्धि होनी चाहिए। शिक्षा और आधुनिकीकरण, जैसे हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय एकता से मतलब हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। उसी के हिसाब से हम पाठ्यक्रम को बनाएंगे। ठीक है, शिक्षा और आधुनिकीकरण, शिक्षा में आधुनिकीकरण होना चाहिए, तो खैर है ही। फिर देखिए सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। जो भी नैतिक मूल्य है हमारे, सामाजिक मूल्य है, आध्यात्मिक मूल्य है, उनका भी विकास होना चाहिए। और शिक्षा द्वारा लोकतंत्री मूल्यों का विकास करना। तो देखिए ये 5 पॉइंट्स आप इनको अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके। तो इन सुझावों को पंचमुखी कार्यक्रम की संख्या दी गई है। तो इस तरह से कभी पूछा जा सकता है कि पंचमुखी कार्यक्रम क्या है। तो आप बता सकते हैं कि जो हमारे पंचमुखी कार्यक्रम की संख्या किसे दी गई है, मीन्स जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, मीन्स कोठारी आयोग है, इसमें जो हमारे उत्पादकता में वृद्धि है, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, शिक्षा और आधुनिकीकरण, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, शिक्षा द्वारा लोकतंत्री मूल्यों का विकास करना, ये सब हमारे क्या है, पंचमुखी कार्यक्रम है। पंचमुखी कार्यक्रम की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। तो आप इनको आसानी से लिख सकते हैं। तो आयोग आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इसमें सुझाव दिए गए थे, आयोग ने सरकार को क्या क्या सुझाव दिए थे। तो देखिए आसानियां हैं। तो पहला देखिए क्या है, शिक्षा के प्रशासन संबंधी सुझाव। सबसे पहले तो किसमें था, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मीन्स प्रशासन के बारे में। देखिए प्रशासन के लिए आयोग ने क्या सुझाव दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने दिया कि नेशनल एजुकेशन एक्ट। अब देखिए इसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट से डिस्कस करें, हम सारे पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे इसमें।
तो कुछ चीज़ आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, बस हम कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए नेशनल एजुकेशन एक्ट और स्टेट एजुकेशन एक्ट में जो हमारा केंद्र सरकार है सबसे पहले क्या करे, नेशनल एजुकेशन एक्ट बनाए, ठीक है, और स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाए, मीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, और राज्य शिक्षा नीति, इस टाइप से हमारे क्या बनाए, नीति बनाए, ठीक है। फिर देखिए और फिर क्या है इसमें, भारतीय शिक्षा सेवा, ठीक है, भारतीय शिक्षा सेवा का भी चयन किया जाना चाहिए जो कि हमारे शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हों, ठीक है, शिक्षण कार्य का उन्हें अनुभव हो और शिक्षा के बारे में अपने सुझाव दे सकें, मीन्स कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है। फिर देखिए क्या है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड मीन्स कैब, ठीक है, कैब को और अधिकार दिया जाए, मतलब जो भी हमारा केंद्रीय शिक्षा है उसका जो सलाहकार बोर्ड है वो और क्या अच्छा कर सकता है इस विषय में। फिर देखिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण मिशन में जो हमारा एनसीईआरटी है उसको अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा का भार सौंपा जाए। तो एनसीईआरटी को जितना भी हमारा जो भी हमारे पाठ्यक्रम बनते हैं, जो भी उसमें पाठ्यचर्या होती है, ठीक है, तो वो भी जो भी उसका डेवलपमेंट होगा, जो भी उसका विकास होगा, वो सब क्या करेगा, एनसीईआरटी करेगा। फिर देखिए शिक्षा प्रशासकों और शिक्षकों के बीच स्थानांतरण की व्यवस्था की जाए। ये तो आसानी से ये हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए शिक्षा के वित्त संबंधी सुझाव हैं, तो इस तरह से हमारे शिक्षा के वित्त संबंधी सुझाव हैं। अब देखिए वित्त संबंधी सुझाव क्या है, सबसे पहले देखिए क्या है, आयोग ने स्पष्ट किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग ने स्पष्ट किया कि 1965-66 की अपेक्षा 1985-86 में छात्रों की संख्या कम से कम दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि उसमें छात्र कम थे और कुछ समय बाद करीब देखिए 20 साल बाद क्या हो जाएगी, छात्र संख्या दोगुनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए छात्र व्यय 12 रुपये के स्थान पर 54 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो छात्र व्यय कितना हो जाएगा, 54 रुपये। इसलिए शिक्षा बजट में प्रतिवर्ष वृद्धि करना आवश्यक है। जो शिक्षा का बजट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो शिक्षा बजट होना चाहिए वो कम से कम 6% होना चाहिए। 6% में जो भी हमारा पूरा केंद्र सरकार का बजट होता है उसका 6% किसकी ओर जाना चाहिए, शिक्षा की ओर, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, ठीक है। तो आप इसको देखिए, और चीज़ें भी इसमें है जैसे राज्य सरकारों के लिए भी है, ठीक है, शिक्षा के बारे में। ऐसे देखिए इसमें क्या है, शिक्षा के नियोजन संबंधी सुझाव, तो आप इनको पूरा ओवरऑल देख सकते हैं इस तरह से। आप उसका PDF नोट्स पूरा अवेलेबल हो जाएगा। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप देखिए नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा पूरा। तो देखिए शिक्षा के नियोजन संबंधी सुझाव है। इसके बाद से देखिए क्या आता है, इसके बाद है शिक्षा की संरचना संबंधी सुझाव। देखिए अभी नियोजन संबंधी सुझाव का एक पॉइंट और है, से माध्यमिक शिक्षा है। हाँ एक बात देखिए यहाँ पे क्या है, माध्यमिक शिक्षा 70% बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा और से जो 30% है उनको ही उच्च शिक्षा में प्रवेश ले जाए। यानी कि हम सबको ही उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने दें, उच्च शिक्षा जो उनको मिलनी चाहिए जो कुछ आकर अच्छा रिसर्च में जा सके, मीन्स कुछ अच्छा कर सकें, शोध में जा सकें, और जो बहुत मेधावी छात्र हैं उनको ही आगे प्रवेश मिले। तो शिक्षा बजट राष्ट्र का 2% सामान्य शिक्षा और 1% उच्च शिक्षा हो, और शिक्षा के प्रसार के साथ उसमें गुणात्मक सुधार के लिए भी व्यवस्था हो, ठीक है। अब देखिए शिक्षा की संरचना संबंधी सुझाव, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एक शिक्षा की संरचना किस तरह से होनी चाहिए। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा 1 से 3 वर्ष की अवधि की होनी चाहिए, मीन्स फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्लास। निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष की अवधि की होनी चाहिए, ठीक है, तथा कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। जो हमारे जो बच्चा कक्षा 1 में जाएगा उसको कम से कम 6 साल होने चाहिए, 6 साल के बाद ही वो कक्षा 1 में जाएगा, कम से कम लिखा है। और ज़्यादा से ज़्यादा होगा फिर से जो कम एज के हैं वो भी हो सकते हैं, जो 4-5 साल का होगा वो भी जा सकता है। फिर देखिए उच्च प्राथमिक शिक्षा 3 या 4 वर्ष की अवधि की होनी चाहिए। फिर देखिए माध्यमिक शिक्षा क्या है, सामान्य वर्ग, तो ये 2 वर्ष की अवधि की होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा जो व्यावसायिक वर्ग है वो 2 या 3 वर्ष की अवधि की होनी चाहिए। फिर देखिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सामान्य वर्ग है 2 वर्ष की अवधि की, और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा क्या होनी चाहिए, जो व्यावसायिक वर्ग है वो 2 या 3 वर्ष की अवधि की होनी चाहिए। फिर देखिए स्नातक शिक्षा कला विज्ञान वाणिज्य ये 3 वर्ष की अवधि की, जैसे BA BSc BCom भी होता है। स्नातक शिक्षा इंजीनियरिंग और मेडिकल वो भी BTech करते हैं या MBBS करते हैं, BMS करते हैं, ठीक है, उनकी 3 वर्ष की अवधि। और प्रास्नातक शिक्षा सभी वर्ग की, प्रास्नातक मीन्स PG, ठीक है, स्नातकोत्तर बोल सकते हैं जैसे MSc MCom इस टाइप से। फिर अनुसंधानकारी रिसर्च का 2 या 3 वर्ष की अवधि होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या थी, शिक्षा की संरचना संबंधी सुझाव थे इसके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए इसमें विशेष क्या है, सामान्य शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक कुल अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए, और विद्यालय संकुलों का यथाशीघ्र निर्माण किया जाए। एक संकुल में एक माध्यमिक स्कूल है, उसके निकट सभी प्राथमिक स्कूल होने चाहिए, और प्राथमिक सार्वजनिक परीक्षा 10 अवधि के सामान्य शिक्षा समाप्त करने पर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आसानी से आप इनको पढ़ सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हमने डिस्कस कर दिए।
फिर देखिए विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव दिए उन्होंने, आप इनको पढ़ सकते हैं। प्रशासन और निरीक्षण संबंधी सुझाव, पहला है राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए और भारतीय शिक्षा सेवा, ठीक है, इंडियन एजुकेशन सर्विस, और राज्य विद्यालय बोर्ड, जैसे हर राज्य में उसका एजुकेशन बोर्ड होता है, विद्यालय शिक्षा परिषद, और राज्य शिक्षा सेवा मीन्स प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस, वो भी हमारा होना चाहिए। तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं पूरा ओवरऑल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो ये हमारा प्रशासन एवं निरीक्षण संबंधी सुझाव है। इसके बाद से देखिए क्या है, पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव। तो देखिए पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, पाठ्यचर्या के बारे में भी उन्होंने सुझाव दिए हैं। तो आप इनको ओवरऑल देखिए अच्छे से। विद्यालय पाठ्यचर्या में निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं। देखिए यह पूर्व प्राथमिक कक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा। देखिए ये उन्हें पता होना चाहिए, खाने पहनने को हौसला आना चाहिए, सफाई, बातचीत, सामाजिक व्यवहार, खेलकूद और सृजनात्मक कार्य, ठीक है। फिर देखिए प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा दी हुई है, ठीक है। इस तरह से फिर हमारा क्या है, उच्च प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा। देखिए इसमें भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। देखिए प्राथमिक शिक्षा में क्या है, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक में क्या है, मातृभाषा होनी चाहिए क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, और हिंदी अथवा अंग्रेजी, ठीक है। और मातृभाषा देखिए ये माध्यमिक शिक्षा में क्या है, क्षेत्रीय भाषा, जो भी उसकी क्षेत्रीय भाषा है। जैसे उत्तर भारत में रहता है तो उनकी क्षेत्रीय भाषा जैसे हिंदी हो जाएगी, कोई साउथ इंडिया में रहता है, दक्षिण भारत में, तो उनके हिसाब से जैसे तमिलनाडु में तमिल, ठीक है। तो इस टाइप की हमारी जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है वो उनकी मातृभाषा, ठीक है, पहली भाषा होनी चाहिए। हिंदी अथवा कोई अन्य संघीय भाषा, कोई यूरोपीय भाषा या शास्त्रीय भाषा, इस टाइप से हमारी भाषा के बारे में रूपरेखा, ठीक है। देखिए ये भी हो गया कंप्लीट। तो इसको देख सकते हैं, इनका PDF में अवेलेबल करा दूंगा, इनको पढ़ सकते हैं इजीली, आसान से ही है। तो देखिए विद्यालय शिक्षा की शिक्षण विधियों संबंधी सुझाव। तो शिक्षण विधियाँ हैं, तो शिक्षण विधियाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं टीचिंग में, क्लासरूम में, ठीक है। तो शिक्षण विधियाँ लचीली होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, क्रिया प्रदान में रोचक होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ वो शिक्षा केंद्रित ही है, तो छात्र केंद्रित होनी चाहिए शिक्षण विधियाँ, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें और हमारा टीचिंग लर्निंग है वो इफेक्टिव हो जाए, ठीक है। फिर देखिए अपनी निर्देशन सामग्री है, इस टाइप से जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उनका फिर उनको टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, इस टाइप से पूरा है, आप इसको देख सकते हैं आसानी से। फिर देखिए शिक्षा के माध्यम संबंधी सुझाव क्या है, माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा होनी चाहिए मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा अथवा राजभाषा के माध्यम से होनी चाहिए, माध्यमिक स्तर, ठीक है। और देखिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या देखिए क्या है, अग्रांकित में से कोई भी 2 भाषाएं होनी चाहिए, ठीक है, कोई 2 आधुनिक भारतीय संघीय भाषा या कोई आधुनिक भाषा, कोई शास्त्रीय भाषा, ठीक है। तो हम इनको पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये विषय के बारे में दे रखा है। देखिए संशोधित त्रिभाषा सूत्र क्या दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। संशोधित त्रिभाषा सूत्र का आयोग ने प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र में संशोधन कर उसे निम्नलिखित रूप में लागू करने का सुझाव दिया। मातृभाषा में क्षेत्रीय भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा, जो मातृभाषा होनी चाहिए उसकी जो क्षेत्रीय भाषा या फिर प्रादेश की भाषा, ठीक है, प्रदेश की भाषा, उसकी राज्य की भाषा। सेकंड क्या होनी चाहिए, संघ की भाषा की राजभाषा में हिंदी अथवा अंग्रेजी होनी चाहिए। और तीसरी क्या है, कोई आधुनिक भारतीय भाषा या कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा या कोई शास्त्रीय भाषा जो प्रथम 2 भाषा में न ली गई हो, इन दोनों में से कोई अलग होनी चाहिए, कम से कम 3 भाषा तो होनी चाहिए। तो त्रिभाषा सूत्र यही है, ठीक है। देखिए आगे पाठ्य पुस्तकों से संबंधित सुझाव। तो पाठ्य पुस्तकों से संबंधित सुझाव को किसके लिए, वो NCERT द्वारा ही निर्मित किए, ठीक है। NCERT ने पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने के लिए और उसका सिलेबस जो उसकी पाठ्यचर्या है वो सब दायित्व NCERT के पास है, तो NCERT का ये सारा, सब इसको पढ़ सकते हैं ओवरऑल। फिर देखिए क्या है, निर्देशन एवं परामर्श संबंधी सुझाव, ठीक है। तो निर्देशन एवं परामर्श संबंधी सुझाव, छात्र छात्रों को निर्देशन होना चाहिए, उनकी काउंसलिंग होना चाहिए, उनका गाइडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से भी उनको निर्देश देने चाहिए, जैसे कि उन्हें एक अच्छा पाथ मिल जाए आगे फ्यूचर में। तो अब इसको भी ओवरऑल देख सकते हैं अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, विद्यालय शिक्षा में मूल्यांकन संबंधी सुझाव, ठीक है। तो मूल्यांकन संबंधी सुझाव है, अब इनको पूरा ओवरऑल देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो अब इनको पढ़ लीजिए।
इसका पूरा PDF अवेलेबल करा दूंगा, तो आप आगे देख सकते हैं। देखिए ओवरऑल है, इसको देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। तो विद्यालय शिक्षा के उन्नयन संबंधी सुझाव है, विद्यालय शिक्षा का उन्नयन, ठीक है। तो इनोवेशन कैसे होगा तो उसके बारे में पूरा दिया है, आप इसको देखिए पूरा अच्छे से। सुधार के सुझाव हैं पूरे। देखिए विद्यालय शिक्षा के प्रसार संबंधी सुझाव हैं। आप पूरा देख लीजिए, सिंपल पढ़ के आ जाएगा आपको समझ में। ये BEd एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ऐसे नोट्स, उनको देखिए। तो देखिए लास्ट में क्या है, उपसंहार, ठीक है, पूरा कंक्लूजन। तो देखिए कंक्लूजन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रभाव को देखकर कहा जा सकता है कि आयोग का प्रतिवेदन शिक्षा का विश्वकोश है, ठीक है। क्योंकि आयोग ने जो प्रतिवेदन दिया है, जो रिपोर्ट दी थी, वो एक शिक्षा का विश्वकोश है, मीन्स शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा एक उनका योगदान था वो, ठीक है, मानकीकरण के लिए और आधुनिकीकरण के लिए। तो इसमें भारतीय शिक्षा के सही पहलुओं पर प्रकाश डाला गया, परंतु आयोग के सुझाव सर्वश्रेष्ठ और अंतिम नहीं है। क्यों? बिकॉज जो विकास है तो चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो लेकिन उस समय के हिसाब से वो सही था, बट कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे भी 1986 की शिक्षा नीति आई, फिर 1992 में संशोधन हुआ उसमें, और उसके बाद से फिर NCF आया 2005, उसके बाद से भी 2019 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो आ गई है। तो ये डेवलपमेंट होते रहता है, ठीक है। लेकिन इसके जो कुछ सुझाव हैं जो 21वीं शताब्दी में उपयोगी है, जैसे शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय मानना, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा पर बजट का कम से कम 6% व्यय करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था करना, ठीक है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, और जो विकलांग जो बच्चे हैं, ठीक है, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक है। ये 2016 में आया था नियम, ठीक है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, CTET में पूछा गया एक बार, ठीक है। फिर देखिए माध्यमिक शिक्षा को अपनी एक पूर्ण इकाई बनाना, उच्च शिक्षा में केवल प्रतिभाशाली छात्रों को प्रवेश देना, और देश में विज्ञान शिक्षा एवं शोध कार्य को विशेष ध्यान देना। फिर देखिए अतः राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ किया। तो युग तो शुभारंभ तो उन्होंने ही किया, मानकीकरण के लिए और आधुनिकीकरण के लिए। उसके आधार पर शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति घोषित की गई, और किसी भी स्तर की शिक्षा के प्रसार में कुछ तेजी आई, उसके उन्नयन के लिए कदम बढ़े। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए वरदान है। तो इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, और माध्यमिक शिक्षा आयोग, और यहाँ पे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक अनूठा आयोग था अपनी तरह का। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी BEd के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके PDF नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।